दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल जोशीस एजुकेशनल क्लासेस में। दोस्तों, सहायक अध्यापक एलटी उत्तराखंड का जो सीरीज़ हमने टीचिंग एप्टीट्यूड वाली चलाई है उसकी आज दूसरी यूनिट करेंगे। तो जो अभी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए। तो इसी प्रकार हम मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ लेके आएंगे और भी यूनिटों के। तो पहला प्रश्न स्क्रीन पर है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? पहला लिखा है शारीरिक शारीरिक व्यक्तित्व, आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक। दूसरा है सामाजिक शारीरिक व्यक्तित्व स्व। तीसरा ऑप्शन है शारीरिक संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। चौथा ऑप्शन है संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं स्व। तो इसमें जो क्वेश्चन है दोस्तों, विकास के व्यापक आयामों की जो पहचान करता है वो ऑप्शन सी है यहाँ पर, विकल्प नंबर तीसरा, जिसमें क्या लिखा है शारीरिक संज्ञानात्मक एवं सामाजिक संवेगात्मक। तो जो विकास जो डेवलपमेंट है उससे जो है शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक सभी पहलुओं में विकास की सही व्याख्या ऑप्शन 3 में की गई है दोस्तों। यहाँ पर जो उचित विकल्प है वो ऑप्शन सी है, जिसमें संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक और शारीरिक पक्ष व्यापक आयामों की बात की गई है। प्रश्न नंबर दूसरा यहाँ पर है स्क्रीन पर। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? पहला ऑप्शन है कोलसिनिक, दूसरा है पियाजे, तीसरा स्किनर और चौथा है हरलॉक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है स्किनर। तो यह कथन स्किनर का है, विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। यह किसने कहा? यह कहा है स्किनर ने दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर होगा, सही होगा। 3 नहीं, सी लिखा हुआ है, पहले में भी सी है और दूसरे ऑप्शन में भी सी है। स्किनर का स्टेटमेंट है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर है। व्यक्तित्व की किस परिभाषा से व्यक्ति के बाहरी पक्ष, शारीरिक रचना, रूप, रंग, शारीरिक बनावट आदि पर आधारित है? तो कौन सी परिभाषा ऐसी है दोस्तों? सतही परिभाषा। यहाँ पर सतही परिभाषा है दोस्तों, तात्विक परिभाषा, समकलनात्मक परिभाषा से, और चौथा है प्रतिक्रिया दृष्टिकोण परिभाषा से। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। क्या लिखा है? व्यक्तित्व की किस परिभाषा से व्यक्ति के शारीरिक रचना, रूप, रंग, शारीरिक बनावट आदि पर आधारित है? तो ये प्रतिक्रिया दृष्टिकोण परिभाषा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। क्रेस्मर के अनुसार व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा गया है? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 2, दूसरे ऑप्शन में 4, तीसरे में 3, 5। तो राइट आंसर है 4 भागों में बांटा गया है। तो नंबर पहला जो क्रेस्मर ने कहा था कि स्थूल काय प्रकार का होता है, ठीक है, पहला स्थूल काय, ठीक है। दूसरा भाग यहाँ पर होगा कृशकाय, ठीक है। और तीसरा वाला भाग हम लिखते हैं यहाँ पर, तीसरा भाग होगा पुष्टकाय, ठीक है। और चौथा वाला जो प्रकार बता रखा है व्यक्तित्व का, वो चौथा प्रकार है दोस्तों कुगठित, ठीक है, कुगठित। तो यहाँ पर जो पहला हमने लिखा है स्थूलकाय, स्थूलकाय में ऐसे व्यक्ति का कद छोटा और प्रसन्न चित्त और मिलनसार जो है स्थूलकाय जो होते हैं, इस प्रकार के व्यक्ति। दूसरा लिखा है कृशकाय, इसमें व्यक्ति दुबले पतले और लंबे होते हैं, इनका स्वभाव शांत और भावुक होते हैं, ठीक है, कृशकाय लिख दिया। तीसरा है पुष्टकाय, तो नाम से ही पता चल रहा है कि पुष्टकाय, तो ये हष्टपुष्ट होते हैं और इनकी कमर पतली, कंधा चौड़ा, ठीक है, और इनका कद बहुत न लंबा न छोटा। तो ये जो है सक्रिय स्वभाव के होते हैं, कुशल होते हैं। चौथा जो व्यक्तित्व का प्रकार बताया है कृष्णर ने वो है कुगठित। इसमें कौन से व्यक्ति आते हैं? इसमें वो व्यक्ति आते हैं जो तीनों श्रेणियों से अलग होते हैं, अर्थात स्थूलकाय, कृशकाय और पुष्टकाय, इन तीनों श्रेणियों से अलग प्रकार के व्यक्ति इसमें होते हैं और ये विकृत श्रेणी में आते हैं। तो ठीक है दोस्तों, क्रेस्मर ने व्यक्तित्व के जो है 4 प्रकार बताए हैं जो हमने लिख दिए, स्थूलकाय, कृशकाय, पुष्टकाय और कुगठित। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला लिखा है वृद्धि एवं विकास 2 अलग अलग आयाम हैं। दूसरा ऑप्शन है वृद्धि जीवन पर्यंत चलती है। तीसरा है वृद्धि रीति नहीं है, वृद्धि है यहाँ पर, विकास की प्रक्रिया का एक भाग है। चौथा लिखा है विकास सतत प्रक्रिया है। तो इसमें देखो जो गलत है उसको छांटना है। वृद्धि एवं विकास 2 अलग अलग आयाम हैं, ये गलत है। जीवन पर्यंत वृद्धि होती है, ये सही है। वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक भाग है, सही है। विकास सतत प्रक्रिया है, ठीक है, कंटिन्यूस प्रोसेस है डेवलपमेंट। तो ये तीनों सही हैं। तो गलत कौन सा है यहाँ पर? ये वाला गलत है।
वृद्धि और विकास दो अलग अलग आयाम नहीं है दोस्तों, ये एक ही आयाम है। तो यहाँ पर जो गलत है वही हमें छांटना था, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पर है, देखिए। कृत्रिम प्रेरणा के अंतर्गत आता है, पहला लिखा दंड एवं पुरस्कार, सहयोग, अभिप्रेरणा व फल का ज्ञान, उपर्युक्त सभी। कृत्रिम प्रेरणा का मतलब दोस्तों जो नेचुरली मोटिवेशन नहीं मिलता है किसी बच्चे को, जब वो बच्चा कुछ करेगा तो उसके बदले में जो प्रेरणा मोटिवेशन उसको मिलता है उसको कृत्रिम प्रेरणा कहते हैं। तो दंड, पुरस्कार, सहयोग, अभिप्रेरणा ये सभी जो है कृत्रिम प्रेरणा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होगा, सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 4, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो क्या लिखा है, मानवीय समर्थ में परिवर्तन का परीक्षण करता है। और दूसरा ऑप्शन है दोस्तों, जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा। तीसरा है, बच्चों की वयस्क या वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा। वयस्क या लिखना है यहाँ पर, वयस्क या यहाँ पर है, वयस्क या वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा। और चौथा है, किसी बच्चे की संज्ञानात्मक, यह ऑप्शन सही है, सामाजिक तथा दूसरी सामर्थ्यों की क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। तो बाल विकास की जो परिभाषा है, उचित परिभाषा ऑप्शन नंबर डी में सही है दोस्तों। किसी बच्चे की संज्ञानात्मक, क्योंकि विकास का जो कॉग्निटिव होता है, डेवलपमेंट इज कॉग्निटिव प्रोसेस, जहाँ पर संज्ञान होगा वो वाला ऑप्शन जो है सही है दोस्तों। किसी बच्चे की संज्ञानात्मक, सामाजिक और दूसरी सामर्थ्यों की क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। तो कहने का मतलब विकास क्रमबद्ध तरीके से होता है, ठीक है। संज्ञानात्मक वृद्धि होती है, सामाजिक विकास होता है, और ये एक क्रमिक प्रोसेस है। तो प्रश्न नंबर 6 का विकल्प डी सही होगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, बाल विकास का अर्थ है बालकों के व्यवहार को जानना। दूसरा है बालकों की समस्या को जानना। तीसरा ऑप्शन है बालकों के व्यवहार, स्थितियों, समस्याओं तथा उन सभी कारणों का अध्ययन करना। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा, विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर है दोस्तों, देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है, बच्चे की विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। पहला, शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ना चाहिए, यह उचित स्थापित करने में। दूसरा है, शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। तीसरा, शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। चौथा है, शिक्षार्थियों की आर्थिक पृष्ठभूमि को समझने में। ये कथन तो सही नहीं है, आर्थिक पृष्ठभूमि का विकास के सिद्धांतों से कोई मतलब नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा उस बी वाला सही होगा, विद्यार्थियों की अलग अलग शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जिस क्वेश्चन का सही होगा। विकास के सिद्धांतों को समझने में जो है टीचर को मदद मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर बी में सही लिखा है, अलग अलग जो है शैलियों को, स्किल्स को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से अच्छे शिक्षक के गुण हैं, स्पष्ट निर्देश। दूसरा ऑप्शन है बच्चों की मानसिक क्षमता पहचानना। तीसरा, विषय वस्तु का पर्याप्त ज्ञान, उपर्युक्त सभी। तो एक टीचर में ये सारे गुण होने चाहिए। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होगा, सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। विकास का सिरह पदाभिमुख दिशा का सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है, सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर, भिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर, सर से पैर, ठीक है, यहाँ पर सिर होगा, ये सिर से पैर की ओर, ग्रामीण से शहरी की ओर। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर सी क्या होगा, सही होगा। यहाँ पर ही लिखा है सिरह पादानि विमुख, मतलब सिर से पैर की ओर। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। पहला लिखा है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। दूसरा, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है। तीसरा लिखा है, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। फिर चौथा लिखा है, विकास हमेशा रेखीय होता है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा, विकल्प सी सही होगा। सभी विकास दर समान नहीं होती है, क्योंकि सभी की विकास की दर जो है, यहाँ दर है क्वेश्चन पर नहीं है, यहाँ पर गलत छपा है दोस्तों, दर, विकास दर समान नहीं होती है, ठीक है। सभी की विकास दर समान नहीं होती है। तो कौन विकास का सिद्धांत की, तो विकास के सिद्धांत हैं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये गलत लिखा है, क्योंकि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास की सभी प्राकृतिक अंतर संबंधित नहीं है, ठीक है। तो ये भी गलत कह रहा है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा, विकास की दर समान नहीं होती है, क्योंकि हर किसी का डेवलपमेंट अलग अलग होता है। किसी का विकास जल्दी हो जाता है, किसी का मानसिक विकास बहुत देरी से होता है दोस्तों।
अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित अवधि में से किस में शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शैशवावस्था से प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था से मध्य बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, किशोरावस्था एवं वयस्कता। तो सबसे ज़्यादा जो वृद्धि और विकास दोनों जो है कहाँ बढ़ते हैं? शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था। तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या है दोस्तों? सही है। अगला प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। शैशव काल की अवधि कब है? जन्म से 1 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 3 वर्ष, 2 से 3 वर्ष। तो जन्म से 2 वर्ष। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वो क्या होगा? जन्म से 2 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 14वां स्क्रीन पर है, देखिए। निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है? पहला है, जैसे मध्य बाल्यावस्था, तो हमें पहचानना है ऑप्शनों को देखकर। प्रतीकात्मक खेल का उभरना, ये सही है। या तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। या पेशी कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि तेजी से विकास, ये ऑप्शन सही है। या फिर वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता बढ़ती है। तो यहाँ पर तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है, ये मध्य बाल्यावस्था में जो विकास का प्रमाण देता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा दोस्तों, ऑप्शन बी। अगला इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसने बुद्धि सिद्धांत दिया? बहुत इम्पोर्टेंट। बुद्धि संरचना सिद्धांत किसने दिया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला ऑप्शन है जेपी गिलफर्ड ने, दूसरा थार्नडाइक ने, तीसरा आरबी कैटल ने, चौथा क्या लिखा है? स्टेनबर्ग ने। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा जेपी गिलफोर्ड ने। ठीक है, जेपी गिलफोर्ड ने क्या दिया? बुद्धि संरचना सिद्धांत दिया। दोस्तों थार्नडाइक ने क्या दिया? ये भी हमें याद होना चाहिए। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत यहाँ पर दिया। ठीक है, बहुकारक सिद्धांत ये किसने दिया? थार्नडाइक ने। ठीक है, बहुकारक सिद्धांत लिखेंगे, ये दिया थार्नडाइक ने, बहुकारक सिद्धांत। और जो आरबी कैटल ने तरल बुद्धि के बारे में बताया दोस्तों, तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत हम इसको कहते हैं। ठीक है, तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत, ठोस बुद्धि सिद्धांत ये दिया किसने? कैटल ने, बुद्धि सिद्धांत। और इसने क्या दिया? त्रितंत्र सिद्धांत दिया दोस्तों, स्टेनबर्ग ने त्रितंत्र। ठीक है, त्रितंत्र, त्रितंत्र सिद्धांत दिया, त्रितंत्र सिद्धांत दिया स्टेनबर्ग ने। तो यहाँ पर जेपी की गिलफर्ड ने दिया बुद्धि संरचना सिद्धांत, थार्नडाइक ने दिया दोस्तों बहुकारक सिद्धांत बुद्धि का, और आरबी कैटल ने दिया तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत कहेंगे इसको, और स्टेनबर्ग ने दिया त्रितंत्र का सिद्धांत। ठीक है, त्रितंत्र का क्या लिखेंगे इसको? सिद्धांत। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये मिलान करो भी आ सकता है। जेपी गिलफर्ड ने बुद्धि संरचना, थार्नडाइक ने बहुकारक बुद्धि सिद्धांत, कैटल ने तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत, स्टेनबर्ग ने त्रितंत्र सिद्धांत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में दोस्तों। अगला क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से कौन योग्यता का महत्व को दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सा योग्यता के महत्व को दर्शाता है? ये योग्यता है दोस्तों। यहाँ पर योग्यता के महत्व से व्यक्ति को यह निश्चित होना चाहिए कि उसने आवश्यक कौशल सीख लिया है। सही है, योग्यता महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अपेक्षित लचीलापन, जुनून और नेतृत्व कौशल प्रदान करती है। ये भी ठीक है। यदि कोई सफल होना चाहता है तो योग्यता महत्वपूर्ण है। और ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो उपर्युक्त सभी, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा दोस्तों। योग्यता, ठीक है, योग्यता के लिए ये सारी चीज़ें होनी चाहिए जो तीनों विकल्पों में दी है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, 17वां प्रश्न स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से योग्यता मापने में शामिल है? माता पिता की व्यावसायिक स्थिति, दूसरा है शिक्षक का अवलोकन, तीसरा है माता पिता की व्यावसायिक स्थिति, ये भी सही है, और शिक्षक का अवलोकन, ये भी ठीक है। विद्यार्थियों द्वारा चयनित शौक और रुचि, जो उनके शौक और रुचि है, इंटरेस्ट है, तो ये सारी उनकी योग्यताओं को मापने में मदद करती हैं। तो उपर्युक्त सभी, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट होगा। 18वां क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किन के अनुसार बुद्धि सीखने की योग्यता है? दूसरा, पहला बोरिंग के अनुसार, दूसरा बकिंघम के अनुसार, तीसरा वुडवर्थ के अनुसार, चौथा रमेन के अनुसार। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही है, बकिंघम के अनुसार। ठीक है दोस्तों, बकिंघम के अनुसार क्या है? बुद्धि सीखने की योग्यता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी आपको याद होनी चाहिए। बुद्धि सीखने की योग्यता है, किसने कहा था? ऑप्शन नंबर बी में बकिंघम ने। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर
19 बहुत इंपॉर्टेंट है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। फिर ये किसने दिया? फिर है क्लासिकल अनुबंध सिद्धांत किसने दिया? क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत। सीखने का प्रबलन सिद्धांत, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हमें यहाँ पर मिलान करना है, 1 2 3 4 पहली सूची में दिया है दोस्तों, और फिर यहाँ पर हमें छांटना है। ए बी सी डी हमें ऑप्शन दिए हैं विकल्प, इनको छांटना है। तो यहाँ पर उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, तो हम इसको मिलाएंगे दोस्तों। ये दिया था किसने? थार्नडाइक ने, एल थार्नडाइक, तो इसका ये होगा। ठीक है, क्लासिकल अनुबंध सिद्धांत पावलोव ने दिया दोस्तों, तो इसको हम क्या लिखेंगे? इवान पावलोव, इवान पी पावलोव। ठीक है, क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत दिया दोस्तों, ये दिया किसने? बी एफ स्किनर ने। ठीक है, इसको इससे मिला देंगे। और सीखने का प्रबलन सिद्धांत, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सीखने का प्रबलन सिद्धांत। ठीक है, तो ये चौथा वाला किसने दिया था? ये क्लार्क एल हल ने दिया था। ठीक, इसको क्या लिया? इससे मिला देंगे। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट हैं। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थार्नडाइक ने, क्लासिकल अनुबंध सिद्धांत ये दिया था पावलोव ने, क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत दिया था स्किनर ने, और सीखने का प्रबलन सिद्धांत, ठीक है, ये दिया था क्लार्क एल हल ने। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। ये 20वां और 21वां, ये दोनों क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हैं। थार्नडाइक के अधिगम संबंधी नियम है। पहला नियम क्या है दोस्तों? यहाँ पर तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम, तीसरा प्रभाव का नियम। तो ये तीनों नियम दिए उपर्युक्त सभी, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। थार्नडाइक ने सीखने के नियम या ठीक है अधिगम के नियम दिए, तत्परता का नियम भी बताया, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तो तीनों नियम दिए, तो इस हिसाब से ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। जब किसी कार्य को करने की योग्यता अथवा ज्ञान का अन्य कार्यों को करने की योग्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो उस स्थानांतरण को कहते हैं। पहला ऑप्शन है शून्य स्थानांतरण, दूसरा है नकारात्मक स्थानांतरण, तीसरा है सकारात्मक स्थानांतरण, चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये शून्य स्थानांतरण, क्योंकि कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है दोस्तों। ठीक है, किसी कार्य को करने की योग्यता अथवा ज्ञान का अन्य कार्य को करने की योग्यता पर जब प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उस स्थानांतरण को शून्य स्थानांतरण कहते हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों, कमेंट कीजिएगा। तो इस यूनिट सेकंड के और जो टॉपिक पर आधारित मोस्ट एमसीक्यूज़ क्वेश्चन हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।